अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इमरान सीरीज़ नावल प्रिंस ऑफ डम बाय मज़हर कलीम। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जासूसी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। इमरान दानिश मंजिल के मखसूस कमरे में ब्लैक ज़ीरो के साथ बैठा हुआ था। इसके जिस्म पर अभी तक वो शेरवानी थी जो इसने अपनी शादी पर पहनी थी। दुल्हन के गायब होने के बाद जब सब लोग चले गए तो सर सुल्तान और सर रहमान इमरान के पास आए। इनके चेहरे लटके हुए थे। क्या ये तुम्हारी शरारत तो ना थी? सर रहमान ने इमरान से मुखातिब होकर सख्त लहजे में कहा। कमाल करते हो सर रहमान, भला इमरान ने ऐसे मौके पर क्या शरारत करनी थी? खुदा खुदा करके तो ये शादी पर आमादा हुआ था। सर सुल्तान ने कहा, देखो, मैं हुरिया को पाताल से भी निकाल लाऊंगा, अब वो मेरी इज्जत है, लेकिन अगर बाद में मुझे मालूम हुआ कि इसमें तुम्हारी शरारत है तो मैं गोलियों से तुम्हारा सीना छलनी कर दूंगा। सर रहमान ने वसीले लहजे में कहा, डैडी, हुरिया को पाताल से खींचने के लिए आप बोरिंग का ठेका किस कंपनी को दें? वो महजिब होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हुरिया की बजाय पाताल से हुरिया का तेल बरामद हो। इमरान ने बड़े मासूम से लहजे में कहा और सर रहमान गुस्से से बल खा गए। उसी लम्हे सर सुल्तान सर रहमान को खींचते हुए एक तरफ ले गए और फिर इमरान ब्लैक ज़ीरो समेत वहाँ से सीधा दानिश मंजिल आ गया। जोसेफ को इसने वापस ज़ीरो हाउस भेज दिया था और सीक्रेट सर्विस के बाकी मेंबरान भी इमरान से अफसोस करके अपने अपने फ्लैटों की तरफ बढ़ गए थे। वैसे इमरान साहब, मुझे इस तमाम वाक़े पर शदीद हैरत है। दुल्हन को आखिर किसने अगवा किया होगा और किस तरह किया होगा? ब्लैक ज़ीरो ने इमरान से मुखातिब होकर कहा। जिसने भी अगवा किया है वो इंतहाई बुज़दिल है। भला अगवा इस तरह किया जाता है? इन्हें तो चाहिए था सीधे आते और ज़ोर से कहते, ये शादी नहीं हो सकती, दुल्हन मेरी मंगेतर है, हा हा हा। और फिर वहाँ लाठियों से ज़बरदस्त लड़ाई होती और वो दुल्हन को अगवा करके ले जाते। कुछ एक्शन पैदा होता, कुछ लुत्फ़ आता। ये क्या कि बिजली का मेन स्विच बंद किया, दुल्हन को उठाया और भाग खड़े हुए। इमरान ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, आपके इत्मीनान पर मुझे कुछ शक सा पड़ रहा है, कहीं सर रहमान का ख्याल दुरुस्त ना हो। ब्लैक ज़ीरो ने मुस्कुराते हुए कहा, भैया अब आखिर मैं और क्या करूं? पंजाबी फिल्मों के हीरो की तरह घोड़ा दौड़ाता हुआ अगवा करने वालों का ताकुब करूं और ज़बरदस्त मार धाड़ करने के बाद उसे वापस ले आऊं और फिर वो मेरे बाजुओं में दम तोड़ दे? इमरान ने जवाब दिया। फिर इससे पहले कि ब्लैक ज़ीरो कुछ कहता, अचानक इमरान की कलाई पर बंधी हुई घड़ी से एक बारीक सी सीटी की आवाज़ सुनाई दी और इमरान के साथ साथ ब्लैक ज़ीरो भी चौंक पड़ा। इमरान ने बड़ी फुर्ती से घड़ी का विंडो बटन दबा दिया। दूसरे ही लम्हे घड़ी के डायल पर एक सब्ज नुक्ता चमकने लगा। हेलो हेलो, जूलिया स्पीकिंग, ओवर। दूसरी तरफ से जूलिया की आवाज़ सुनाई दी। यस, एक्सटो स्पीकिंग, ओवर। इमरान ने मखसूस लहजे में जवाब दिया और ब्लैक ज़ीरो के चेहरे पर जूलिया की आवाज़ सुनकर हैरत के आसार छा गए। बॉस, आपके हुक्म की तामील हो गई है। मादाम इश्मारा मेरे लिबास पहनकर कोठरी से निकल गई है, वो मेरी कार भी ले गई है। अब मज़ीद क्या हुक्म है? ओवर, जूलिया ने कहा। बस ठीक है, तुम्हारा काम ख़त्म। तुम माइकल को और इसके साथियों को फारिग कर दो और ख़ुद अपने फ्लैट पर पहुंच जाओ, मगर इस बात का ख्याल रहे कि किसी को, हत्ता के सीक्रेट सर्विस के दूसरे मेंबरों को, इस बात का इल्म नहीं होना चाहिए। ओवर, इमरान ने सख्त लहजे में कहा। यस बॉस, मगर जूलिया ने शायद कुछ कहना चाहा था। जूलिया, जितना तुमसे कहा जाए इतना ही किया करो, ज़्यादा तजस्सुस नुकसानदेह होता है। ओवर एंड ऑल, इमरान ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा और फिर विंडो बटन दबाकर राब्ता ख़त्म कर दिया। ये क्या चक्कर है इमरान साहब? ब्लैक ज़ीरो ने राब्ता ख़त्म होते ही कहा। वही, मेरी शादी का चक्कर है, और क्या चक्कर होना है। आओ ऑपरेशन रूम में चलें, बाकी बातें वहीं होंगी। इमरान ने उठते हुए कहा और ब्लैक ज़ीरो भी मुस्कुराता हुआ उठ खड़ा हुआ। अब वो कोई बेवकूफ़ तो ना था कि बात समझ ना सकता। उसे ये तो मालूम हो गया था कि दुल्हन का अगवा खुद इमरान ने कराया है और इस सिलसिले में इसने जूलिया को इस्तेमाल किया है। मगर आखिर इस ढोंग की इमरान को ज़रूरत क्या थी? ये बात वो जानना चाहता था और उसकी छठी हिस्स कह रही थी कि कोई बड़ा केस शुरू होने वाला है। जल्द ही वो दोनों दानिश मंजिल के ऑपरेशन रूम में पहुंच गए। ये ऑपरेशन रूम जदीद साइंसी लेबॉर्ट्री थी। इमरान ने जाते ही एक मशीन का स्विच ऑन कर दिया और मशीन पर बनी हुई बड़ी सी स्क्रीन रोशन हो गई। वो दोनों कुर्सियां खींचकर मशीन के सामने बैठ गए। स्क्रीन पर एक कार का मंजर उभर आया जिसे एक गैर मुल्की औरत चला रही थी। कार इंतहाई तेज़ रफ्तारी से सड़कों पर दौड़ रही थी।
मशीन बैक वक्त कार का अंदरूनी और बैरूनी मंजर पेश कर रही थी। कार इंतहाई तेज रफ्तारी से दौड़ती हुई शहर के बड़े चौक पर पहुंची। फिर इस गैर मुल्की औरत ने कार एक साइड स्ट्रीट में रोक दी और खुद तेजी से कार से बाहर आ गई। अब इसका चेहरा स्क्रीन पर वाज़ेह नजर आ रहा था। इसे पहचानते हो ब्लैक ज़ीरो? नहीं, कौन है ये? ब्लैक ज़ीरो ने पूछा। ये मेरी होने वाली बीवी थी, मादाम इश्मारा। मादाम इश्मारा? ब्लैक ज़ीरो बुरी तरह से चौंक पड़ा। हाँ, वही मादाम इश्मारा जिसकी फाइल एक हफ्ता कबल मैंने मगरबी जर्मनी से मंगवाई थी। ओह, तो ये बात है। मगर शादी के ढोंग की क्या ज़रूरत थी? ब्लैक ज़ीरो ने सर हिलाते हुए कहा। वही मजबूरी थी। औरत को मुकम्मल तौर पर काबू करने का बस एक ही तरीका है कि इससे शादी कर लो, इमरान ने कहा और ब्लैक ज़ीरो ने सर हिला दिया। अब वो कहानी को किसी हद तक समझ गया था। स्क्रीन पर अब मादाम इश्मारा एक टैक्सी में बैठी नजर आ रही थी। फिर टैक्सी मुख्तलिफ सड़कों से गुजरती हुई गुलिस्तान कॉलोनी में दाखिल हो गई। गुलिस्तान कॉलोनी के आखिरी सिरे पर एक बहुत बड़ी कोठी के सामने टैक्सी रुक गई। मादाम इश्मारा नीचे उतरी और फिर इसने एक कॉल बेल बजा दी। दूसरे ही लम्हे फाटक खुला और एक गैर मुल्की ने सर बाहर निकाला। इसे किराया दे दो, मादाम इश्मारा ने तहकमाना लहजे में कहा और ख़ुद तेज़ी से फाटक के अंदर दाखिल हो गई। गैर मुल्की नौजवान टैक्सी की तरफ बढ़ गया। मादाम इश्मारा तेज़ी से आगे बढ़ती हुई सीधी कोठी में दाखिल हुई। बरामदे में चार गैर मुल्की हाथों में मशीन गनें लिए खड़े थे। इन्होंने सर झुकाकर मादाम इश्मारा को सलाम किया, मगर मादाम इश्मारा इनकी तरफ तवज्जो दिए बगैर सीधी कमरे में दाखिल हुई। कमरे में पहुंचकर इसने एक दीवार पर ज़ोर से पैर मारा। दीवार अपनी जगह से हटती चली गई। अब वहाँ सीढ़ियाँ नीचे जाती हुई साफ नजर आ रही थी। मादाम इश्मारा सीढ़ियाँ उतरती चली गई। सीढ़ियों का इख्तिताम एक छोटे से कमरे में हुआ जो बड़े खूबसूरत अंदाज में सजा हुआ था। मादाम इश्मारा ने कमरे में जाते ही तेज़ी से अलमारी खोली और फिर इसमें से एक चुस्त किस्म का लिबास निकाल लिया। इमरान ने आगे बढ़कर मशीन का स्विच ऑफ कर दिया। इमरान साहब, खुदा के लिए तफसील बता दीजिए, आखिर ये सब कुछ कैसे हो गया? मुझे तो इस केस की हवा भी नहीं लगी। ब्लैक ज़ीरो ने कहा। हवा लगने से नमूनिया हो जाता है, इसलिए हो इसे हमेशा बचना चाहिए, इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में कहा और फिर उठकर तेजी से मलेका ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ता चला गया। टाइगर मोटरसाइकिल पर सवार शहर से बाहर वाक़ हिल पार्क की तरफ उड़ा चला जा रहा था। शहर से बाहर पहाड़ियों के दरमियान एक खूबसूरत झील और इसके इर्द गिर्द फैले हुए खूबसूरत बाग को इंतहाई खूबसूरती से एक पुरफ़िज़ा तफरीही मकाम में तब्दील किया गया था और शाम को वहाँ तफरीह के लिए आए हुए जोड़ों का बेहद रश होता था। हिल पार्क टाइगर का सबसे पसंदीदा मकाम था और वो जिस शाम को भी ज़रा सी भी फुर्सत मिलती हिल पार्क ज़रूर जाता था। आजकल वो फारिग था। काफ़ी दिनों से इमरान ने इसके ज़िम्मे कोई काम नहीं लगाया था, इसलिए वो रोज़ाना अपनी शाम हिल पार्क में गुजारता था। आज भी वो खूब अपनी मोटरसाइकिल पर हिल पार्क की तरफ ही उड़ा चला जा रहा था। एक खूबसूरत लड़की इसकी नई नई दोस्त बनी थी और इसने इस लड़की से हिल पार्क में मिलने का वादा कर रखा था। इसका ख्याल था कि वो इस लड़की के साथ रात का खाना हिल पार्क के एयर कंडीशनड रेस्टोरेंट में खाएगा। इसने क्रॉस पॉकेट टी शर्ट और हल्की नीले रंग की खूबसूरत पतलून पहनी हुई थी। इस हल्के फुल्के लिबास में इसकी शख्सियत और भी ज़्यादा निखर आई थी। टाइगर की मोटरसाइकिल ने जैसे ही हिल पार्क की तरफ मुड़ने वाली सड़क का मोड़ काटा, इसने एक नई मर्सिडीज़ कार को सड़क के किनारे खड़े देखा और एक गैर मुल्की लड़की कार के करीब खड़ी उसे रुकने का इशारा कर रही थी। टाइगर ने स्पीड कम की और फिर गैर मुल्की लड़की के करीब जाकर मोटरसाइकिल रोक दिया। जी फरमाइए, मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ? क्या आप कार ड्राइव कर सकते हैं? लड़की ने बड़े मासूमाना लहजे में पूछा। जी हाँ, क्यों? टाइगर ने हैरत भरे लहजे में पूछा। फिर एक तकलीफ़ कीजिए, आप मेरी कार लेकर हिल पार्क जाइए और अपनी मोटरसाइकिल मुझे दे दीजिए, गैर मुल्की लड़की ने कहा। क्यों, क्या कार ख़राब है? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। दरअसल कार का एयर कंडीशनर ख़राब हो गया है और मैं इस कदर शदीद गर्मी में कार में नहीं बैठ सकती, मेरा दिल डूबता है। ओह, तो ये बात है। ठीक है, आप ये मोटरसाइकिल ले लीजिए, मैं आपकी कार में आ जाता हूँ, टाइगर ने सर हिलाते हुए कहा और फिर खुद मोटरसाइकिल से उतर आया। हिल पार्क रेस्टोरेंट में मुलाकात होगी, मैं आपकी बेहद मशकूर हूँ, लड़की ने कहा और फिर वो उछल कर मोटरसाइकिल पर बैठ गई और दूसरे ही लम्हे मोटरसाइकिल एक झटके से आगे बढ़ गई। टाइगर तेज़ी से कार की तरफ मुड़ा। इग्निशन में चाबी मौजूद थी। इसने ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार स्टार्ट की तो कार फ़ौरन स्टार्ट हो गई। कार बिल्कुल नई थी।
टाइगर ने एक तवील सांस ली। लड़की का ये बहाना इसके हलक से तो ना उतरा था, मगर अपनी फितरी तजस्सुस की बिना पर इसने लड़की की बात मान ली थी। भला 10 किलोमीटर का फासला कार में तय नहीं किया जा सकता कि गर्मी लगती है, जबकि मोटरसाइकिल पर तो ज़्यादा गर्म हवा लगती है। बहरहाल इसने कार की रफ्तार तेज़ की और हिल पार्क की तरफ जाने लगा। और फिर अभी इसने 2 किलोमीटर का फासला ही तय किया होगा कि अचानक एक मोड़ पर उसे बड़े ज़ोरदार अंदाज में ब्रेक लगाना पड़ी, क्योंकि सामने सड़क पर एक ट्रक तड़छा हुआ खड़ा था, जिससे पूरी सड़क ब्लॉक होकर रह गई थी। जैसे ही टाइगर की कार ट्रक के करीब जाकर रुकी, इर्द-गिर्द फैली हुई चट्टानों के पीछे से 3 मुसल्लह अफराद बाहर निकले और इन्होंने कार को घेर लिया। फिर इंतहाई फुर्ती से कार के दरवाजे खुले और वो कार में सवार हो गए, एक आगे और 2 पीछे। इन तीनों के हाथों में रिवॉल्वर थे और चेहरों पर सख्ती थी। वो सब मकामी थे। कार को तेज़ी से दाएं तरफ मोड़ लो, इस कच्ची सड़क पर, जल्दी। टाइगर के करीब बैठे हुए आदमी ने रिवॉल्वर की नाल टाइगर की पसलियों में घुसेड़ते हुए इंतहाई सख्त लहजे में कहा, और टाइगर के लबों पर बेख्तियार मुस्कुराहट दौड़ गई। वो लड़की का सारा ड्रामा समझ गई थी। लड़की को खतरे का अंदाज़ा पहले ही हो गया था, इसलिए इसने कार टाइगर के सर मुंडी और ख़ुद निकल गई। अब ये बात भी साफ थी कि हमलावर सिर्फ कार पहचानते थे, इन्हें लड़की के बारे में कोई इल्म नहीं था, वरना जाहिर है कि लड़की भी मोटरसाइकिल पर सवार इसी राह में गुजरी होगी। टाइगर ने बड़े इत्मीनान से कार दाएं तरफ कच्ची सड़क पर मोड़ दी और फिर वो तेज़ी से आगे बढ़ते चले गए। टाइगर कभी इस तरफ नहीं आया था, उसे मालूम ही नहीं था कि कोई कच्ची सड़क इधर भी जाती है, मगर वो बड़ी खामोशी से कार चलाए जा रहा था। काफ़ी दूर जाकर सड़क पर एक फार्म हाउस के दरवाजे पर जाकर ख़त्म हो गई। दरवाज़ा खुला हुआ था, इसलिए टाइगर का कार सीधी अंदर ले गया और फिर पोर्च में जाकर कार रोक दी। अब फरमाइए क्या करना है? टाइगर ने करीब बैठे हुए हमलावर से सपाट लहजे में कहा। खामोशी से नीचे उतर आओ। अगर किसी गड़बड़ की कोशिश की तो यहाँ तुम्हारी लाश पर रोने वाला भी कोई नहीं होगा, इस आदमी ने कहा और ख़ुद भी नीचे उतर गया। और फिर इनमें से एक ने टाइगर की तलाशी ली, मगर इसके पास कोई असला होता तो निकलता ना। वो तो खालिसतन तफरी के लिए घर से निकला था। जैगर, कार को पीछे ले जाओ, टाइगर के करीब बैठे हुए साथी ने अपने साथी से कहा, और वो सर हिलाता हुआ कार की ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ गया। अंदर चलो मिस्टर, उसी आदमी ने कहा, और टाइगर लंबे लंबे कदम उठाता इमारत के अंदर की तरफ बढ़ गया। रिवॉल्वर बरदार इसके पीछे थे। फिर इनके कहने के मुताबिक वो मुख्तलिफ कमरों से गुजरने के बाद एक कमरे के दरवाजे पर रुक गए। इनमें से एक ने आगे बढ़कर दरवाजे पर दस्तक दी। आ जाओ। अंदर से एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी और इसके साथ ही दरवाज़ा खुल गया और टाइगर ने अंदर कदम रख दिए। दूसरे ही लम्हे इसके जहन को एक ज़बरदस्त झटका लगा, क्योंकि सामने एक बड़ी मेज़ के पीछे वही गैर मुल्की लड़की बैठी हुई थी जो इसका मोटरसाइकिल लेकर उसे कार दे गई थी। इसने गड़बड़ करने की कोशिश तो नहीं की? लड़की ने बड़े तकमाना लहजे में कहा। नहीं मादाम, एक ने मौतबाना लहजे में जवाब दिया। मगर इस चक्कर की क्या ज़रूरत थी? अगर मुझे वैसे ही कह देती तो मैं यहाँ चला आता। टाइगर ने हैरत भरे लहजे में लड़की से मुखातिब होकर कहा। आहिस्ता बोलो, मादाम के सामने ऊंची आवाज़ में बात करने वाले की ज़बान काट दी जाती है। अचानक करीब खड़े हुए एक आदमी ने सख्त लहजे में कहा। सालुमन, इसे रस्सियों से बांध दो, इसकी तलाशी ले लो। लड़की ने उसी आदमी से मुखातिब होकर कहा। यस मादाम, इसके पास असलहा नहीं है, सालुमन ने जवाब दिया। और फिर इसने अपनी एक बेल्ट के साथ लटके हुए नायलॉन के रस्सी का गुच्छा उतारा और इन दोनों ने बड़ी फुर्ती से टाइगर को बांध दिया। लड़की ने बड़ी फुर्ती से मेज़ की दराज खोली और एक ब्लू लैंप निकाल लिया। ये लैंप ऑटोमेटिक था, इसमें से आग की तेज़ धार निकलती थी। आमतौर पर ये लैंप ज़ेर ज़मीन टेलीफोन की तारों को जोड़ने और काटने के काम आता था। गैर मुल्की लड़की ब्लू लैंप उठाए हुए आहिस्ता आहिस्ता टाइगर के करीब आती गई। टाइगर की आंखों में हैरत थी, उसे अब तक इस सारे चक्कर की समझ में नहीं आई थी। हाँ, अब बताओ कि तुम कौन हो और क्या काम करते हो? लड़की ने टाइगर के करीब रुकते हुए बड़े सख्त और सपाट लहजे में कहा। मेरी समझ में ये बात नहीं आई कि तुम्हें यकायक मुझसे क्या दिलचस्पी पैदा हो गई है। मैं एक आम सा कारोबारी आदमी हूँ और तफरी के लिए हिल पार्क जा रहा था कि तुमने ख्वामखा एक चक्कर डालकर मुझे यहाँ घसीट लिया। टाइगर ने जवाब देते हुए कहा। ज़्यादा तकरीर करने की ज़रूरत नहीं, मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं कि तुम्हारी बातें सुनती रहूं, बस मेरे सवालों का जवाब देते जाओ। लड़की ने लहजे को पहले से ज़्यादा सख्त करते हुए कहा। अच्छा पूछो, अब शाम तो गारत हो ही गई, टाइगर ने कंधे उचकाते हुए कहा।
तुम्हारा नाम? लड़की ने पूछा। सलीम रज़ा, टाइगर ने जवाब दिया। क्या काम करते हो? लड़की ने दूसरा सवाल किया। मोची हूँ, टाइगर ने बड़े मुतमईन लहजे में जवाब दी। मोची? वो क्या होता है? लड़की ने हैरान होकर कहा। शू मेकर को कहते हैं, टाइगर ने जवाब दिया। ओह अच्छा, लड़की ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। हिल पार्क क्या करने जा रहे थे? लड़की ने चंद लम्हों के खामोशी के बाद पूछा। एक नई दोस्त से मिलने। क्या नाम है इसका? मार्गरेट जूलियन। वो कहाँ काम करती है? वो किसी कारोबारी फर्म में सेक्रेटरी है। मुझे ज़्यादा तफसील का इल्म नहीं, बस एक कैफ़े में मुलाकात हो गई थी तो आज शाम हिल पार्क में मिलने का वादा कर लिया गया, टाइगर ने जवाब दिया। ओह ठीक है, लड़की ने कुछ सोचते हुए कहा और फिर वो तेज़ी से वापस मुड़ी और इसने मेज़ की दराज खोलकर ब्लू लैंप वापस दराज में डाल दिया। इसे छोड़ दो, इसका मोटरसाइकिल इसके हवाले कर दो, ये जा सकता है। हमने गलत आदमी पर हाथ डाल दिया है, लड़की ने अपने साथियों से मुखातिब होकर कहा। मगर मादाम, ये बाद में हमारे लिए कोई मुसीबत ना खड़ी कर दे, क्यों ना इसे ख़त्म कर दिया जाए? नहीं, मैं ख्वामखा कत्ल व गारत पसंद नहीं करती, हम इसके जाते ही ये जगह छोड़ देंगे, मादाम ने जवाब दिया और सालोमन ने सर हिलाते हुए टाइगर की रस्सियाँ खोलनी शुरू कर दी। चंद लम्हों बाद टाइगर रस्सियों की बंदिश से आज़ाद हो गया। फिर सालोमन के इशारे पर वो इसके पीछे चलता हुआ कमरे से बाहर आ गया। मुख्तलिफ कमरों से गुजर कर वो उसे फार्म हाउस के पोर्च में ले आए। जैगर वहीं मौजूद था। जैगर, इसका मोटरसाइकिल ले आओ, सालोमन ने जैगर से मुखातिब होकर कहा और जैगर सर हिलाकर तेज़ी से इमारत के पीछे की तरफ चल दिया। सुनो मिस्टर, ये हमारी मादाम की रहम दिली है कि तुम जिंदा वापस जा रहे हो, लेकिन तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम अपनी याददाश्त से इस तमाम वाक़े को खुरच देना, वरना दूसरी बार मादाम रहम से काम नहीं लेंगी, सालोमन ने टाइगर से मुखातिब होकर कहा। मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है कि ख्वामखा की उलझनों में फंसूँ? मेरी तरफ से बेफिक्र रहो, टाइगर ने इन्हें इत्मीनान दिलाते हुए कहा और सालोमन ने सर हिला दिया। चंद लम्हों बाद जैगर इसका मोटरसाइकिल खींचता हुआ पोर्च में ले आया। अब तुम जा सकते हो, सालोमन ने कहा और टाइगर तेज़ी से मोटरसाइकिल पर सवार हुआ। उसने उसे स्टार्ट किया और फिर इसका मोटरसाइकिल खासी तेज़ रफ्तारी से भागता हुआ फार्म हाउस का दरवाज़ा क्रॉस कर गया। इसका रुख पक्की सड़क की तरफ था। वो दिल ही दिल में मुजरिमों की सादालूही पर हंस रहा था, जिन्होंने बड़ी आसानी से इसकी बातों पर एतबार कर लिया था, मगर शायद उसे ये मालूम नहीं था कि मुजरिम इतने सादालू नहीं जितना वो इन्हें समझ रहा है। इसकी मोटरसाइकिल के इंजन में एक ऐसा आला नस्ब कर दिया गया था जिससे मुजरिम अपना असल मकसद हासिल कर सकते थे, और जाहिर है इस आले की मौजूदगी से टाइगर कतन लाइल्म था। मादाम इश्मारा का जहन गुस्से और नफरत से बुरी तरह खोल रहा था। जब से जूलिया ने उसे इमरान के मुतालिक तफसीलात बताई थी, इसका जी चाह रहा था कि इमरान की बोटियाँ नोच कर खुद अपने आप को गोली मार दे। वो जो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी अय्यार समझती थी, इस इमरान के हाथों बड़ी बुरी तरह से बेवकूफ़ बन गई। उसे वो दिन याद आ रहा था जब वो एक खुसूसी मिशन पर इस मुल्क में दाखिल हुई थी और फिर अपनी चालाकी और होशियारी की बिना पर 2 ही दिनों में अपने मिशन में कामयाब हो गई और किसी को कानो कान खबर भी ना हुई। इस रोज़ वो होटल में बैठी वापस जाने का प्रोग्राम बना रही थी कि अचानक इसने डाइनिंग हॉल में इमरान को दाखिल होते देखा। इमरान ने बड़ा नफीस सा लिबास पहन रखा था और वो किसी मशरकी शहजादे की तरह नजर आ रहा था। इसके पीछे एक देव हैकल हबशी दोनों पहलुओं में रिवॉल्वर लटकाए बड़े मौतबाना अंदाज में चल रहा था। मादाम इश्मारा ज़िंदगी में पहली बार किसी मशरकी मुल्क में आई थी। इसने मशरक और खुसूसन मशरकी शहजादों के बारे में बड़ी पुरस्कार कहानियाँ सुन रखी थीं, इसलिए इमरान को देखते ही इसका दिल मचल उठा। इतना खूबसूरत, इतना वजी नौजवान इसने ज़िंदगी में कभी ना देखा था, इसलिए बेख्तियार वो इस इमरान के इस्तकबाल के लिए उठ खड़ी हुई। इमरान इस वक्त बड़े बावकार अंदाज में चलता हुआ इसकी मेज़ के करीब से गुजर रहा था। क्या आप चंदम है मुझे अपनी मेज़बानी का शरफ बख्शेंगे? मादाम इश्मारा ने खड़े होकर बड़े महज़ब लहजे में इमरान से मुखातिब होकर कहा। सेक्रेटरी, क्या ये मोहतरमा इस काबिल है कि हम इसे शरफ मेज़बानी बख्शें? इमरान ने अपने पीछे आते हुए जोसेफ से बड़े मासूम से लहजे में पूछा और इसके मासूम से अंदाज पर मादाम इश्मारा और भी ज़्यादा रेशा ख़त्मी हो गई। शक्ल से तो शरीफ मालूम होती है, मगर बॉस, सब औरतें एक जैसी होती हैं, जोसेफ ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। नहीं जोसेफ, ये खातून बेहद महज़िब हैं और हमें पसंद आई हैं, इसलिए हम इन्हें ज़रूर शरफ मेज़बानी बख्शेंगे, इमरान ने कहा और फिर वो बड़े इत्मीनान से एक कुर्सी पर बैठ गया। मादाम इश्मारा भी इसके
बैठते ही कुर्सी पर बैठ गई। इसकी आंखों से तजस्सुस के साथ साथ बेपनाह इश्तियाक की कंदीलें जल उठी थीं। इमरान की कुर्सी पर बैठते ही एक इंतहाई तेज़ रफ्तारी से इसके करीब आकर बहरा झुक गया। आपकी तारीफ। इमरान ने इसके झुकते ही बड़े शाहाना अंदाज में इससे मुखातिब होकर कहा, बॉस, ये एक मामूली सा वेटर है। जोसेफ ने, जो इमरान की कुर्सी के पीछे बड़े मुअद्दब अंदाज में खड़ा हुआ था, फ़ौरन जवाब दिया। ओह अच्छा, तुम वेटर हो, मगर तुम मेरे सामने क्यों झुके खड़े हो? क्या तुम्हारी कमर में कोई तकलीफ़ है? इमरान ने बड़े मासूम से लहजे में कहा। इस वक्त इसके चेहरे पर फरिश्तों जैसी मासूमियत थी। ये ऑर्डर लेने के लिए आया है, आप क्या पीना पसंद करेंगे? मादाम इशमारा ने पहली बार मुस्कुराते हुए कहा, हम अकेले कभी कुछ नहीं पीते मिस्टर वेटर। हॉल में जितने लोग भी बैठे हुए हैं, इन सब को मेरी तरफ से होटल का सबसे महंगा मशरूब पेश किया जाए, और हमारे लिए सादा पानी का एक गिलास। इमरान ने बड़े शाहाना अंदाज में कहा, और वेटर के चेहरे पर हैरत जैसे सबत होकर रह गई। जाओ, जैसा बॉस कह रहा है वैसे करो। अगर तुमने बॉस की तामील में एक लम्हे की भी देर की तो, जोसेफ ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा, और वेटर न जाने जोसेफ के चेहरे से घबरा कर इंतहाई तेज़ी से मुड़ा। और फिर मादाम इशमारा ने देखा कि पूरा हॉल मशरूब और जाम पीने लगा। होटल का मैनेजर खुद हर मेज़ पर जाकर इमरान की इस पेशकश के मुतालिक बताता, और वो सब मोड़ मोड़ कर बड़ी हैरत से इमरान की तरफ देखते। मगर इमरान यूं बेनियाजी से बैठा हुआ था जैसे इतने महंगे मशरूब की बजाय लोगों को सादा पानी दिया जा रहा हो। आप कौन सी रियासत के शहजादे हैं? मादाम इशमारा ने पूछा। हम रियासत डंप के शहजादे हैं, कोहे हिमालय के दामन में फैली हुई अजीम रियासत। मगर हमारे डैडी ने रियासत हमारे हवाले करके यहाँ इस मुल्क में नौकरी कर ली है, जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए हम डैडी से नाराज़ हैं। इमरान ने बड़े सादा लहजे में उसे तफसील बताते हुए कहा, नौकरी कर ली, यानी बादशाह सलामत ने? मादाम इशमारा ने चौंक कर कहा, हाँ, वो इस मुल्क की इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल हैं, सर रहमान। ओह अच्छा। मादाम इशमारा और ज़्यादा मरूब हो गई। बॉस, पहले तारुफ होना चाहिए, महज़िब लोग बात करने से पहले अपना तारुफ कराते हैं, जोसेफ ने अचानक कहा। ओह हाँ सेक्रेटरी, हम भूल गए, अच्छा हुआ तुमने याद दिला दिया। हाँ तो मोहतरमा, पहले आप मेरा तारुफ सुन लें, वरना हमारा सर चढ़ा सेक्रेटरी हमें फ़ौरन गैर महज़ब करार दे देगा। हमारा नाम अली इमरान है, अली इमरान, MSCD ऑक्सन, और जैसा कि हमने पहले बताया है, हम प्रिंस ऑफ डंप हैं। इमरान ने फ़ौरन अपना तारुफ कराते हुए कहा, मेरा नाम मादाम इशमारा है, मेरा ताल्लुक़ मगरबी जर्मनी से है, मैं यहाँ तफरीह के लिए आई थी। ये मेरी खुशकिस्मती है कि आपसे मुलाकात हो गई। मादाम इशमारा ने अपना तारुफ कराते हुए कहा। ओह मादाम इशमारा, अच्छा नाम है, और आप ख़ुद भी बेहद हसीन हैं, बिल्कुल शबनम की तरह पाकीज़ा और मुक़द्दस हैं। आपसे मिलकर बेहद खुशी हुई है। इमरान ने फ़ौरन ही जवाब दिया, शुक्रिया, ये मेरी खुशकिस्मती है कि आपसे मुलाकात हो गई। मुझे मशरक़ी शहज़ादों से मिलने की बेहद हसरत थी। क्या आप मुझे अपनी रियासत की सैर कराएंगे? ओह मादाम इशमारा, ये बड़ा मुश्किल मसला है। हमारी रियासत का कानून है कि कोई गैर मुल्की औरत रियासत में दाखिल नहीं हो सकती। इमरान ने जवाब दिया। ओह, ये तो बड़ा सख्त कानून है। क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है कि मैं रियासत की सैर कर सकूं? मादाम इशमारा ने कहा, एक तरीका तो है, मगर उसे आप पसंद नहीं करेंगी। वैसे ये तरीका बेहद दिलकश है। वो कौन सा तरीका है, मुझे बताएं। मादाम इशमारा ने बेचैनी से पूछा। वो तरीका ये है कि आप मुझसे शादी कर लें, और फिर आप हमारी रियासत की बतौर शहज़ादी सैर कर सकेंगी। मगर मसला ये है कि मुझे शादी के लफ्ज़ से ही नफ़रत है। इमरान ने आखिर लफ्ज़ बढ़ाकर बुरा सा मुँह बनाते हुए कहा, शादी आपसे? मगर आपको क्यों इस लफ्ज़ से नफ़रत है? मादाम इशमारा ने अजीब से लहजे में पूछा। बस है नफ़रत, हम तफसील नहीं बता सकते। इसलिए मादाम इशमारा, ये तरीका तो नामुमकिन है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप मुझसे बराए नाम शादी कर लें, यानी सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए। मैं आपकी रियासत की सैर कर लूँ, फिर मैं वापस अपने मुल्क चली जाऊँगी। अचानक मादाम इशमारा ने कहा, बराए नाम शादी, वो क्या होती है? मतलब ये कि दुनिया को दिखाने के लिए कि हम मियाँ बीवी हैं, मगर दर हकीकत ऐसा ना हो और हम सिर्फ दोस्त रहें। मादाम इशमारा ने जवाब दिया, ऐसा मुमकिन तो है, मगर मसला ये है कि हमारे पूरे ठाट बाट से शादी होती है और तमाम रसूमात अदा होते हैं। इमरान ने कुछ सोचते हुए कहा, ओह ये तो और भी दिलकश बात है। इस तरह मैं ज़ाती तौर पर मशरिक़ को करीब से देख सकूँगी।
مادام اشمارا نے مچلتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، اگر آپ تیار ہیں تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں، مگر یہ سوچ لیں کہ ہم صرف دنیا کو دکھانے کے لیے ہی میاں بیوی ہوں گے۔ اگر آپ نے بعد میں کچھ اور مطالبات شروع کر دیے تو ہم خودکشی کر لیں گے۔ عمران نے بڑی معصومیت سے کہا، اوہ، آپ بے فکر رہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ مادام اشمارا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ مشرقی شادی کے رسم و رواج دیکھنے کے لیے اس کا دل بری طرح سے مچل اٹھا تھا، لیکن ایک اور بھی مسئلہ ہے کہ شادی سے قبل آپ کو اپنے ہاتھ میں پہنی ہوئی انگوٹھی ہمیں تحفے کے طور پر دینی پڑے گی۔ عمران نے اس کے ہاتھ میں پہنی ہوئی ایک خوبصورت سی انگوٹھی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ انگوٹھی؟ نہیں، یہ ناممکن ہے، میں یہ انگوٹھی کسی کو بھی کسی قیمت پر بھی نہیں دے سکتی، کسی قیمت پہ بھی اپنے آپ سے جدا نہیں کر سکتی۔ مادام اشمارا نے بری طرح سے چونکتے ہوئے کہا۔ ایک لمحے کے لیے اس کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا۔ ارے آپ گھبرا گئیں، یہ تو ایک رسم ہے، ہم یہی انگوٹھی آپ کو اجلائے روسی میں دوبارہ واپس تحفے کے طور پر دے دیں گے، اور اس کے ساتھ ہی ایک اور انگوٹھی آپ کو تحفے کے طور پر دیں گے جس کی مالیت کم از کم $1,00,000 ہوگی۔ عمران نے بڑے بے نیازانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، $1,00,000 کی انگوٹھی؟ مادام اشمارا کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ تو کیا ہوا؟ ہمارے پاس ایسے خاندانی زیورات ہیں جن کی قیمت شاید پوری دنیا کی دولت دے کر بھی پوری نہ ہو سکے۔ ہمارے خاندانی زیورات میں سے ایک ایسا ہیرا ہے جو کوہ نور ہیرے سے دگنی جسامت کا ہے۔ عمران کا لہجہ بدستور بے نیازی لیے ہوئے تھا۔ اوہ، کوہ نور سے دگنی جسامت کا ہیرا؟ اوہ، حیرت انگیز۔ میرا مطلب ہے کہ یہ معمولی سی انگوٹھی لے کر آپ کیا کریں گے؟ یہ تو بہت سستی ہے، مجھے ذرا اچھی لگی تو میں نے وہ $2 میں خرید لی۔ مادام اشمارا نے انگلی میں پہنی ہوئی انگوٹھی کو گھماتے ہوئے کہا، ہمیں دولت یا قیمت کی کوئی پرواہ نہیں مادام اشمارا، ہماری نظر میں رسم و رواج اہم ہوتے ہیں۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، مگر کیا یہ انگوٹھی آپ واقعی مجھے واپس کر دیں گے؟ مادام اشمارا نے الجھی ہوئی نظروں سے عمران کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے انداز سے ظاہر ہو رہا تھا جیسے وہ شدید قسم کی کشمکش میں مبتلا ہو۔ تو ہم نے اسے کیا کرنا ہے؟ یہ تو صرف ایک رسم ہے، اس سے مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ دلہن کی مرضی اس شادی میں شامل ہے۔ عمران نے جواب دیا، اوکے، میں یہ انگوٹھی آپ کو دے دوں گی، لیکن اس روز جس روز شادی کی رسوم ادا کی جائیں گی۔ ٹھیک ہے، ہمیں کیا اعتراض ہے؟ آپ ایسا کریں کہ فوری طور پر کسی کوٹھی میں منتقل ہو جائیں تاکہ ہماری والدہ اور بہن آپ سے مل سکیں۔ عمران نے جواب دیا، اوہ، مگر مادام اشمارا نے کچھ کہا۔ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ یہاں کس کی کوٹھی پر ٹھہریں گی؟ تو ایسی کوئی بات نہیں، ڈاکٹر داور یہاں کے بہت بڑے سائنسدان ہیں، آپ میرے ساتھ چلیں، آپ وہاں بہت خوش رہیں گی۔ ڈاکٹر داور کی لڑکی نجمہ بڑی پڑھی لکھی ہے اور وہ شوخ اور شرارتی بھی ہے، وہ آپ کو خوش رکھے گی۔ عمران نے فوراً ہی تجویز دے دی، ٹھیک ہے، آپ ان سے بات کر لیں کہ میں وہاں منتقل ہو جاؤں گی۔ مادام اشمارا نے رضامندی ظاہر کرتے ہوئے کہا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، شادی کی بات طے ہونے کے بعد آپ ہوٹل میں نہیں رہ سکتی، یہ ہمارے خاندان کی بے عزتی ہے۔ عمران نے ضد کرتے ہوئے کہا، میں فوراً نہیں جا سکتی، یہ اچھا نہیں رہے گا۔ مادام اشمارا نے اس بار قدرے پرتکلف لہجے میں کہا، تو مت جائیں، ہم نے کوئی آپ کی منت کی ہے کہ آپ سے شادی کریں، ہم تو صرف آپ کی خاطر یہ زہر کی گولی کھانے پر تیار ہو گئے تھے۔ عمران نے اظہار ناراضگی کرتے ہوئے کہا، اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ ارے، آپ تو ناراض ہو گئے، چلیے میں ابھی چلتی ہوں، میں کم سے کم آپ کو ناراض نہیں کر سکتی۔ مادام اشمارا نے مسکراتے ہوئے کہا، بہت خوب، ابھی تو شادی بھی نہیں ہوئی اور آپ ہماری مرضی کا خیال رکھنے لگی، اگر آپ کے یہی انداز رہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں ہمارا ارادہ بدل جائے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور مادام اشمارا بھی ہنس دی۔ میں سامان لے لوں؟ مادام اشمارا نے کہا، سامان ہوٹل والے پہنچا دیں گے، آپ پرنس عمران کے ہونے والی بیوی سامان اٹھاتی پھرے گی، آپ بے فکر رہیں۔ عمران نے کہا اور پھر اس نے مڑ کر جوزف سے کہا، سیکریٹری، یس باس۔ جوزف نے اٹینشن ہوتے ہوئے جواب دیا، بل ادا کر دو، اور مادام اشمارا کے کمرے کا تمام بل، اور ہوٹل والوں کو حکم دے دو کہ مادام اشمارا کا سامان ڈاکٹر داور کی کوٹھی میں پہنچا دیا جائے۔ عمران نے بڑے شاہانہ لہجے میں کہا، اوکے باس۔ جوزف نے کہا اور پھر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا سیدھا کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا۔ بڑا شاندار سیکریٹری ہے۔ مادام اشمارا نے جوزف کے ڈھیل ڈول کو دیکھتے ہوئے کہا، اگر آپ کو پسند ہے تو ہم شادی کے موقع پر اسے تحفے کے طور پر آپ کو دے دیں گے، مگر یہ آپ کے علم میں ہو کہ یہ روزانہ وسکی کی 200 بوتلیں پیتا ہے۔ عمران نے کہا،
200 बोतलें विस्की। मादाम इश्मारा की आंखें पूरी तरह से फैलती चली गई। हाँ, इससे सिर्फ इसका गुजारा होता है। जालिम इतना भलातोश है कि डरमों के डरम विस्की के पीने के बावजूद इसे नशा नहीं होता। इमरान ने जवाब दिया। उसी लम्हे जोसेफ वापस आ गया। बॉस, बिल की अदायगी कर दी गई है। होटल के तमाम मेंबरों को टिप भी दे दी गई है, जोसेफ ने मौजबाना लहजे में कहा। ओके, आइए मादाम इश्मारा, इमरान ने उठते हुए कहा और मादाम इश्मारा उठ खड़ी हुई। अब इमरान और मादाम इश्मारा इकट्ठे चलते हुए बैरूनी गेट की तरफ बढ़ने लगे और जोसेफ इन दोनों के पीछे बड़े मौजबाना अंदाज में कदम उठाता चला जा रहा था और हॉल में बैठे हुए तमाम लोग हैरत और रश्क भरी नज़रों से इन्हें देख रहे थे। मादाम इश्मारा का दिल अजीब सी एहसास बरतरी से भरा जा रहा था। फिर इमरान की शानदार कार में बैठकर वो डॉक्टर दावर की अजीमुल शान कोठरी में आ गए। तमाम वाक़यात फिल्म की रेल की तरह मादाम इश्मारा के जहन पर उभरते जा रहे थे। डॉक्टर दावर के घर वालों ने उसे हाथों हाथ लिया था और फिर दूसरे रोज़ इमरान की वालदा और बहन इससे मिलने आई और वो फिर दुल्हन बना ली गई। अजीबो गरीब किस्म के लिबास और अजीबो गरीब किस्म के रिवाजात, इंतहाई हैरत अंगेज़ और इंतहाई दिलकश। और फिर शादी का दिन आ गया। मादाम इश्मारा अपनी ज़िंदगी के हैरत अंगेज़ तजर्बे से गुजर रही थी। डॉक्टर दावर की लड़की नजमा उसे एक लम्हे के लिए भी नज़मों से ओझल नहीं होने देती थी। मादाम इश्मारा इसकी अंगूठी की वजह से बेहद परेशान थी। वो जिस राज को हासिल करने के लिए इस मुल्क में आई थी वो इस अंगूठी में ही पोशीदा था और वो किसी कीमत पर भी ये अंगूठी अपने आप से जुदा नहीं करना चाहती थी। मगर शादी वाले दिन सुबह ही सुबह एक नौजवान इमरान को पैगाम लेकर आ गया कि रस्म के मुताबिक वो अंगूठी इमरान को पहुंचा दी जाए। मगर मादाम इशारा ने अंगूठी देने से साफ इनकार कर दिया। इसने कहा कि वो ये अंगूठी खुद इमरान के हवाले करेगी। इस नौजवान के जाने के बाद इसने नजमा को मजबूर किया कि वो बाजार जाना चाहती है ताकि इमरान के लिए कोई खूबसूरत तोहफा ख़रीद सके और फिर वो चुपके से कार में बैठकर नजमा के साथ बाजार चली गई। मैं एक फ़ोन कर लूँ? मादाम इश्मारा ने एक होटल के बाहर पब्लिक फ़ोन बूथ को देखते हुए कहा और नजमा ने सर हिला दिया। मादाम इश्मारा ने फ़ौरन पब्लिक फ़ोन में घुसकर नंबर घुमाया और रिसीवर कानों से लगा लिया। चंद ही लम्हों में रब्ता कायम हो गया। हेलो, राशेल स्पीकिंग। दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज़ उभरी। मादाम इश्मारा। मादाम इश्मारा ने कदरे सख्त लहजे में कहा, ओह मादाम, आप होटल से यकायक कहाँ चली गई थी? हमने सारे शहर में आपको छान मारा। ग्रेट बॉस आपकी तरफ से बेहद परेशान है। मैं एक ज़रूरी काम में मसरूफ़ हूँ। तुम ऐसा करो कि फ़ौरन W3 टाइप की एक खाली अंगूठी लेकर प्लाजा शॉपिंग सेंटर आ जाओ। मुझे वो अंगूठी दे देना और मेरी अंगूठी ले आना, मगर उसे इंतहाई हिफाजत से रखना। मैं वापस आकर ले लूँगी। ओके मादाम। मगर क्या इस अंगूठी को ग्रेट बॉस तक ना पहुँचा दिया जाए? नहीं, अभी तक काम नामुकम्मल है। मैं इसे जल्द ही मुकम्मल कर लूँगी, फिर इसे बॉस तक पहुँचा दिया जाएगा। तुम फ़िलहाल वैसा ही करो जैसा मैं कह रही हूँ। ठीक है मादाम। थोड़ी देर में प्लाजा शॉपिंग सेंटर में पहुंच रहा हूं, राशेल ने मौजबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा। और सुनो, मेरे साथ एक मकामी लड़की होगी, इसलिए लेन देन इंतहाई खुफिया और होशियारी से होगा, मादाम इश्मारा ने कहा और इसके साथ ही रिसीवर रख दिया। फिर फ़ोन बोर्ड से बाहर निकलकर वो नजमा को साथ लिए सीधी प्लाजा सेंटर की तरफ आ गई। वहाँ इसने खूबसूरत और कीमती चेन ख़रीदा। प्लाजा शॉपिंग सेंटर की वसी इमारत में घूमते फिरते इन्हें काफ़ी देर हो गई और इसी दौरान राशेल वहाँ पहुँच गया। वो एक खूबसूरत गैर मुल्की नौजवान था जो किसी सयाह के भेस में था। एक काउंटर पर मादाम इश्मारा और राशेल इकट्ठे हुए और मादाम इश्मारा ने नजमा को एक खूबसूरत घड़ी दिखाने का इशारा किया और जैसे ही नजमा इधर मुतवज्जे हुए, मादाम इश्मारा ने हाथ में पकड़ी हुई अंगूठी राशेल के हवाले कर दी और इसके हाथ में मौजूद अंगूठी पलक झपकने में मादाम के हाथ में पहुंच गई और मादाम ने वो अंगूठी पहन ली। नजमा के फरिश्तों को भी इस लेन देन का इल्म ना हुआ। फिर मादाम इश्मारा वापस आ गई। अब वो मुतमईन थी। इसकी शादी पहुंचने के थोड़ी देर बाद इसके वापस पहुंचने के थोड़ी देर बाद इमरान वापस पहुंच गया। नजमा ने इसकी शादी वाले दिन दुल्हन के घर आने का खूब मजाक उड़ाया, मगर इमरान भी एक ढीठ वाक़ हुआ था। बहरहाल वो अंगूठी ले गया और अब मादाम इश्मारा राशेल की कोठी की खुफिया तहखाने में बैठी दिल ही दिल में पेचो ताप खा रही थी। वो इमरान की मासूमियत से मार खा गई थी। अगर उसे पहले पता चल जाता कि इमरान की 122 बीवियाँ मौजूद हैं तो वह इमरान के करीब भी ना आती। बहरहाल उसे ये इत्मीनान था कि असल अंगूठी महफूज है।
उसी लम्हे कमरे में एक घंटी की तेज आवाज़ गूंजी और मादाम इश्मारा ख्यालात की दुनिया से वापस आ गई। इसने सामने मेज पर पड़े हुए बड़े से ट्रांसमीटर का बटन ऑन कर दिया। अब इस आले में से एक मर्दाना आवाज़ निकल रही थी। ग्रेट बॉस स्पीकिंग ओवर। भारी और तहकमाना आवाज़ दूसरी तरफ से सुनाई दी। मादाम इश्मारा स्पीकिंग फ्रॉम दिस एंड। मादाम इश्मारा ने बावकार लहजे में कहा, ओ मादाम, मिशन का क्या रहा? राशेल ने रिपोर्ट की थी कि तुम चंद रोज़ के लिए गायब हो गई थी। ओवर। ग्रेट बॉस ने पूछा। इस बार इसका लहजा नरम था। ग्रेट बॉस, मिशन मुकम्मल हो गया है। मिशन के सिलसिले में ही मुझे गायब होना पड़ा। ओवर। मादाम इश्मारा ने जवाब दिया। जाहिर है अब वो ग्रेट बॉस को अपनी हिमाकत के बारे में तो कुछ ना बता सकती थी। क्या वो राज W3 रिंग में मुंतकिल हो चुका है? ओवर। यस बॉस। ओवर। ओह वेरी गुड। किसी को इस बारे में इल्म तो नहीं हुआ? ओवर। आप मादाम इश्मारा की तौहीन कर रहे हैं बॉस। मादाम इश्मारा ने कच्ची गोलियां नहीं खेली। ओवर। मादाम इश्मारा ने इस बार कदरे गुस्सीले लहजे में जवाब देते हुए कहा, ओह ये बात नहीं, मैंने तो वैसे ही पूछ लिया था। तुम ऐसा करो कि W3 रिंग रोमानिया के सफ़ीर के हवाले कर दो। सिफारती थैले में बड़े हिफाजत से वो हमारे पास पहुंच जाएगा। इस तरह तुम इसकी हिफाजत से बेफिक्र होकर वापस आ सकोगी। ओवर। ग्रेट बॉस ने कहा, ठीक है, कल वो सफ़ीर को पहुंचा दिया जाएगा। ओवर। मादाम इश्मारा ने जवाब दिया। ओके, कोड W3 ही रहेगा। मैं भी सफ़ीर को हिदायत दे देता हूँ। ओवर एंड ऑल। दूसरी तरफ से कहा गया और इसके साथ ही ट्रांसमीटर से दोबारा घंटी की आवाज़ उभरने लगी। मादाम इश्मारा ने इसका बटन ऑफ कर दिया। वो सोच रही थी कि अगर जज्बात में आकर वो असल अंगूठी इमरान को दे देती तो इस वक्त कितना बड़ा मसला पैदा हो जाता। वैसे इसने दिल ही दिल में फैसला कर लिया था कि अंगूठी सफ़ीर को पहुँचाने के बाद वो कुछ रोज़ यहाँ रहेगी और इमरान से अपनी तौहीन का भरपूर बदला लेगी। ऐसा बदला कि इमरान तो क्या, इसकी आइंदा नस्लें भी शादी का नाम सुनते ही कानों को हाथ लगाएंगी।